हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि एनसीईआरटी की आपकी जो सीरीज चल रही है ना। एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 तक के लिए देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपको 6 to 12 तक के लिए। अगर आप यूपीएससी की या कोई भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आज के डेट में आपको पढ़ना कंपलसरी है। आर ओ भी दे रहे हैं तब भी हम तो 6, 7, 8 का मैंने हिस्ट्री करा दिया था। फिर इसके बाद हमने 6, 7 का आपका ज्योग्राफी एनवायरनमेंट भी करा दिया। एक क्लास 8 का तीसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो देखते हैं कृषि ये एनवायरनमेंट में भी आ जाएगा, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट। तो चैनल पे अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दे जिसको भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। एनसीईआरटी देखो एक बेसिक चीज़ों को एक बेस बना के रीडिंग कराई जाती है इसमें। तो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 कृषि। कृषि के बारे में देखते हैं। एक एनसीईआरटी आपको पता है कि एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करता है किसी बच्चों की, कैसे उसको समझाया जा सकता है। चलिए तो देखते हैं कि गुरप्रीत, मधु और टीना तीन एक गांव से गुजर रही थी। तीन बच्चियां हैं। गुरप्रीत नाम है और मधु, टीना एक गांव से गुजर रही थी। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि गेहूं की बुआई करने जा रहा है। किसान ने उन लोगों से गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। किसान को देख रही थी, उन लोगों ने बात की किसान गेहूं की बुआई करने जा रहा है और अभी उन्होंने मृदा में खाद को डाला। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में या डबल रोटी है आपकी बिस्कुट है बनाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पौधे से जो परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहला जो प्राथमिक है आपका, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीन सेक्टर से इसे गुजरना पड़ता है। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि है, मत्स्य न्याय संग्रहण और इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण हो गया, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक की बात करेंगे तो तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा सेक्टर से सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे यातायात हो गया, बैंक व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के। तो हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में देख लेते हैं। कृषि के एक प्राथमिक क्रिया है ये, जिसमें हम फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होते हैं। तो विश्व में 50% लोग, कितने, लगभग आपको 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। किस पे? कृषि पे 2/3 अभी भी है। तो अनुकूल स्थलाकृति की बात करें, मृदा हो या फिर जलवायु, तो कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? कृषिगत भूमि। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकृत है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। तो देख लेते हैं क्या मानचित्र में साइट पर क्या दिया गया, तभी देख लें। शब्द उत्पत्ति की बात करें कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों से एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से। एगर या एग्री का मतलब, ठीक। तो इसके नीचे पिक्चर दी गई होगी। अच्छा, ये पूरा आपका एरिया दिया गया है, इसको वर्ल्ड मैप है। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कहाँ का। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। सीधे हमें यहाँ पे महासागर दिख रहे हैं, ग्रीनलैंड दिख रहे हैं कुछ। तो आर्कटिक आपका ऊपर हो गया नॉर्थ में, आर्कटिक महासागर, नीचे हो गया अंटार्कटिक। फिर भारत के आसपास नीचे देखेंगे हिंद महासागर है, थोड़ा सा और पूर्व में जाएंगे प्रशांत महासागर। ओके। और यहाँ पे अफ्रीका के साइड्स में उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पश्चिम में देखेंगे प्रशांत महासागर। तो कृषिगत भूमि, ये आपके जो ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं, तो हर जगह हर कंट्री में आपको ये जो ग्रीन नेस दिख रही है ये सब आपके कृषि के पार्ट है। समझ रहे हो कितने? 2/3 कृषि, लगभग 50% भाग पर कृषि पाई जाती है या होती है। क्या आप जानते हैं किस किस से क्या क्या बना है? एग्री प्लस हम कल्चर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। सेरी प्लस कल्चर कर देंगे तो सेरीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि हो गया, सेरीकल्चर का मतलब आपका रेशम उत्पादन हो गया। पीसी प्लस कल्चर करेंगे तो पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन। बीटी प्लस कल्चर करेंगे तो बीटी कल्चर मतलब द्राक्षा कृषि, मतलब अंगूरों की खेती होती है।
हॉर्टिकल्चर कल्चर, तो हॉर्टिकल्चर जहाँ वाणिज्यिक उपयोगों के लिए सब्जियों और फूलों और फलों का उपयोग उगाना होता है। सेरिकल्चर में क्या होता है, तो इसमें रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन या कृषि की आय में पूरक हो सकता है। कृषि कल्चर आपका था विशेष रूप से निर्माता जो तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन, मछली पालन बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों का उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला से इसे खेती भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कृषि तंत्र की बात करें तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। क्या कह रहे हैं, कृषि या कृषि तंत्र को एक रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश है वो बीज होना चाहिए, उर्वरक है, मशीनरी, श्रमिक, जुताई, बुआई, सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये एक किसान है, खेत में काम कर रहा है, जुताई, बुआई, छिड़काव कर रहा है। तो पहले क्या करेंगे, रसायन का इसमें यूज किया, बीज बीज डाले, मशीनरी ट्रैक्टर हो जाएगा, निवेश प्रक्रिया में निर्गत है। फिर ये फसल इकट्ठा हो गई। भौतिक निवेश की बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश है, वर्षा आनी चाहिए, तापमान हो, मृदा हो, ढाल है, ये सारी चीजें। मानवीय निवेश है आपका, भंडारण करेंगे, श्रम करेंगे, मशीनरी, रासायनिक का उपयोग। तो कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति पहले पिक्चर में थी, दूसरे में भौतिक एवं मानवीय कृषि पद्धति। तो सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। कृषि के प्रकार की अगर हम बात करें तो कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं में इनको बांटा गया है। भौगोलिक दशाओं को उत्पादन की मांग, श्रम और औद्योगिक प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। निर्वाह कृषि हो जाएगी और फिर वाणिज्यिक कृषि हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों कृषियों का क्या महत्व है। क्या होती है निर्वाह कृषि, तो निर्वाह कृषि की अगर बात करें तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय जो प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। देखो जो निर्वाह कृषि उसी को पुनः से फिर से गहन कृषि और हम आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। अब गहन निर्वाह कृषि क्या है इसको देख लेते हैं। गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल है होती है यहाँ पे। अन्य फसलों में गेहूं है, मक्का है आपका, दलहन है, तिलहन शामिल है। और गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ठीक है, तो गहन कृषि निर्वाह क्या है, कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशियाई के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि की बात करें तो स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है इसमें। आदिम निर्वाह कृषि में क्या है, इस जो स्थानांतरित कृषि है आपकी वो और जलवासी पशुचारण शामिल है, ये सब आ जाते हैं आपके आदिम निर्वाह कृषि में। और गहन कृषि मैंने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। स्थानांतरित कृषि की बात करते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है, तो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ध्यान देना है किसमें, अमेजन बेसिन के सघन, अब ध्यान देखो अमेजन बेसिन में कैसे वन पाए जाते हैं, सघन पाए जाते हैं। तो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। कौन सी कृषि, स्थानांतरित कृषि। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का हो गया आपका, रतालू है, आलू है, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है, जिसको हम शिफ्टिंग कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरण कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। इसे कर्तन दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। जलवासी पशुचारण की बात करेंगे, क्या होता है, वो सहारा की जो अर्ध शुष्क एरिया है सहारा का,
शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया होगा, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में से घूमते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभागी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। तो पशु चारक मुख्यतः भेड़ है, ऊँट है, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पशु चारक की पिक्चर है, देखो ये दिख रहा है। चलवासी पशु चारक अपने ऊँटों के साथ। यहाँ कुछ वर्ड आए थे, क्या आप जानते हैं स्थानातन कृषि विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग से नाम से जाने जाते हैं। जैसे झूमिंग कृषि इसको कहाँ कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा इसको मैक्सिको में कहते हैं। रोका इसको ब्राजील में कहते हैं। लडांग मलेशिया में इसी के नाम है। तो साइड से कुछ था नहीं। तो हम वाणिज्यिक कृषि की बात करते हैं, जैसी फसल रहती हैं जिसमें जिनसे जल्दी से इनको बेचा जा सके, मार्केट में स्टोर कम किया जाता है। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार, फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है। ठीक है, तो वाणिज्यिक अनाज क्या है इसको देख लेते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात करें तो कृषि में फसलें जो वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, मतलब गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाए जाने वाली फसलें हैं। अब उत्तर अमेरिका की बात करें, यूरोप है, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि प्रमुख क्षेत्र है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले, अत्यधिक ठंड वर्धन काल से बाधित करती हैं और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका मिश्रित कृषि कौन सी। ये गन्ने की रोपड़ कृषि है। मिश्रित कृषि क्या होती है, मिश्रित, तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुपालन सबके लिए पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप हो गया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित। कृषि के प्रकार है, देखिए अभी रोपड़ कृषि, केले की रोपड़ कृषि, ऐसे केले को रोपड़ जाता है। तो रोपड़ कृषि की बात करें तो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय है, कैबा है। वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या आ जाएंगे, चाय है, कैबा है, काजू है, रबड़ है, केला, कपास की एक एकल फसल उगाई जाती है। इसमें हम बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कैबा। ध्यान देना क्या है कि मलेशिया में आपका रबड़ है और ब्राजील में कैबा। भारत और श्रीलंका में चाय इसके मुख्य उदाहरण है। ये केले का रोपड़ कृषि। मुख्य फसलें देख लेते हैं। तो मुख्य फसल में क्या है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की जो फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं हो गया, चावल है, मक्का और बाजरा। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। तो जूट और कपास कैसे आपके रेशेदार फसलें हैं। चाय और कैबा मुख्य पेय फसलें हैं। चाय और कैबा मुख्य पेय फसल है। चावल, देखो ये चावल की खेती हो रही है, इस टाइप को रोपड़ किया उसको लगाया जाता है। चावल की बात करें तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है ये। कितनी अच्छी लाइन मिली आपको। विश्व की मुख्य खाद्य फसल चावल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत आता है, फिर जापान, श्रीलंका और मिस्र। अनुकूल जलवायु के दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई। गेहूं की बात करते हैं। गेहूं के वर्धमान काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा, वर्धन काल तक इसको मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित
दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। तो भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट की बात करते हैं। ये बाजारों की जो बाजरे की खेती है, बाजरे लगे, ये गेहूं का बस कर्तन हो रहा है, हार्वेस्टर चल रहा है, देखो इसमें। गेहूं की बात करते हैं। गेहूं के वर्धन काल, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। आजकल सरकार इनको फ्री बांट रही है, आप देख रहे होंगे मोटे अनाज। और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से माध्यम तापमान, कम वर्षा होनी चाहिए तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत की मिलेट्स फसलों में आ जाते हैं, उगाए जाते हैं। नाइजीरिया हो गया, चीन हो गया, नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ये मक्के की कृषि हो रही है, देखो। तो मक्के को देख लेते हैं। इसके लिए माध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे हम सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका हो गया आपका, ब्राजील है, चीन है, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। इस साइड में पिक्चर थी, क्या क्या आप जानते हैं? मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। ये भूंज के बनाएंगे। कपास की बात करते हैं। कपास की कृषि ये इस टाइप से होती है, जिसको कॉटन एग्रीकल्चर। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 202 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है, काली मिट्टी में उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका की और फिर भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो पटसन की बात करें अब हम। पटसन तो क्या है, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। कौन कौन? भारत और बांग्लादेश। ये काफी की कृषि अभी बताएंगे। तो रोचक तथ्य क्या, कॉफी के पौधे की खोज किसने की थी? तो कॉफी की खोज विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदा रहित पौधे की फलियों को चखकर देखा है, जिसे उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। ठीक है। ये चाय की रोपण कृषि हो रही है, ये पिक्चर दिख रही है आपको। चाय के बारे में देख लेते हैं। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में सिरमौरों की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास की बात करें तो कृषि का विकास कैसे है? कृषि का विकास संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए है। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को। तो कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। कौन से? जो अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश हैं, अधिकतर गहन कृषि करते हैं। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं और बड़ी जोतों के लिए वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में ऐसा ही होता है। आओ हम दो फार्मों को देखते हैं। दो फार्मूला, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानकारी लेते हैं। तो ये क्या है? खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। भारत का एक फार्म की बात करते हैं, कैसी फसल होती है। फिर एक अमेरिका के फार्म की बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ये पिक्चर दिख रही है, देखो, खेत जोतते हुए किसान दिख रहा है। तो भारत का एक फार्म,
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हम आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से बरसों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं, चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। अपनी खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के एक खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। तो मुन्ना लाल के पास 2 भैंस हैं, कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में स्थित सरकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ एक सदस्य है वहाँ का एक सदस्य है। सरकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। तो कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सरकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। भंडारण नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बेचना है तो रेट सही नहीं मिलते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडार की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो ये भारत के खेत हैं, देख लीजिए ऐसे खेत हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक फार्म की बात करते हैं। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म ऐसा है, देख लो कैसी फसल लगे, देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 2 से 50 हेक्टेयर होता है। बताइए, किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर या उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण जो फसलें हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब लगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है जिसमें उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक जो कीड़ानाशकों और आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों के बीच बोने की मशीनों, समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि के संबंधी विविध सक्रियताओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट जो एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतियार किसान की तरह। दिखाते हैं आपको अब अमेरिका की थोड़ी पिक्चर। तो भी आपने यहाँ देखा था, ये अमेरिका का फार्म है। अब देखिए ये सिंचाई कैसे कर रहे हैं, जो कीटनाशकों का ये छिड़काव कर रहे हैं किस टाइप से, देखो जैसे हैं जहाज चल रहे हैं उनके, ऐसे करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती हो रही है, इससे खेती होती है। तो ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो रहा है और एक्सरसाइज की देखते हैं, खत्म करते हैं। लिखा है कि कृषि क्या, बता दीजिए भैया, एग्रीकल्चर क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा। तो कृषि जो फसलों, फलों, सब्जी, फूलों का उगाना, पशुधन पालन जैसे प्राथमिक क्रियाओं को हम कृषि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक जैसे स्थलाकृति हो गई, मृदा हो गई, जलवायु हो गई। तीसरा क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या कहानी है। तो कृषि का वह तरीका जिसमें हम वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ कर देते हैं और राख को मृदा में मिला दिया जाता है। तो भूमि की जो उर्वरकता समाप्त हो जाने पर उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह कृषि की जाने लगती है। तो ऐसी कृषि को हम स्थानांतरण कृषि या झूमिंग कृषि या रेयर कृषि बोल सकते हैं। रोपण कृषि क्या है, चलिए बताइए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं, ऊपर वाला स्थानांतरण कृषि में और नुकसान क्या होता है। तो कुछ हानियां भी होती है ना, इससे हरे भरे जो वनों को नुकसान पहुंचता है और कृषि की जो
कृषि की जाती है, वहाँ की मिट्टी की उर्वरक समाप्त हो जाती है, वनों को जलाकर इसका राख उपयोग होता है, इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। रोपण कृषि के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा था रोपण कृषि। ऐसी वाणिज्यिक कृषि जिसमें चाय, कहवा, काजू है, रबड़, केला, कपास जैसी एकल फसलें उगाई जाती हैं, रोपण कृषि कहलाती है। तो इस कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। सही बात। क्वेश्चन नंबर 5 में सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो सिंचाई के लिए जैसे सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराकर मदद करती है, खाद और बीज पर सब्सिडी देकर, सरकारी कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देकर, ठीक है, कृषि के लिए किसानों की ऋण सुविधा उपलब्ध करा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही उत्तर बताना, सही उत्तर को चिन्हित करना, एमसीक्यू में। उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है बताइए? उद्यान कृषि का अर्थ फलों और व सब्जियों को उगाना ही हम उद्यान कृषि कहते हैं। सुनहरा रेशा अभिप्राय है, तो सुनहरे रेशे की किससे अभिप्राय भैया? ये पटसन से, पटसन को बोलते हैं। कॉफी का प्रमुख उत्पादक क्या है? तो ब्राजील हो जाएगा। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो पता चल जाएगा। कारण बताना, तो कारण तो आप लोग बता देंगे, भारत में कृषि का एक प्राथमिक क्रिया है, बिल्कुल सही है। विभिन्न फसलें विभिन्न, अब कारण बताना, बता देना कि पॉपुलेशन ज़्यादा 50% तक एग्रीकल्चर ही लोग करते हैं, इस टाइप से होते हैं। हाँ डिपेंड है, इसी पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड है भारत की अधिक से अधिक जनसंख्या। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रकार प्रदेशों में उगाई जाती हैं, तो वो भी रिपीट कर सकते हैं। राजस्थान में क्या होता है, जो दालिये हो जाते हैं ना, सीड सॉइल हो जाएंगे। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। आई होप आपको पसंद आ रही होगी एनसीईआरटी की सीरीज, और चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।